व्हाट डू यू मीन बाय पार्डन? टू whom दिस टेंडर ऑफ पार्डन, टेंडर ऑफ पार्डन मतलब ऑफर ऑफ पार्डन। टेंडर का मतलब यहां पर क्या है? ऑफर। किसको दिया जाएगा ये पार्डन का ऑफर? भाई पार्डन का मतलब क्या है? क्षमा करना। भाई 2-4 ऑफेंडर एक साथ जो है ट्रायल उनका हो रहा है, उनमें से एक ऑफेंडर को आप जो है क्या दे देते हैं? ऐसा ऑफर देते हैं कि भाई तुमको जो है क्या किया जाएगा? पार्डन कर दिया जाएगा, क्षमा कर दिया जाएगा, अगर तुम प्रोसिक्यूशन के विटनेस बन जाओ और इन सभी के खिलाफ एविडेंस दे दो। उसी को हम अकम्प्लिस बोलते हैं। अकम्प्लिस का मतलब क्या होता है? जो साथ देता है, सहभागिता रखता है, चाहे वो अबीटर हो, चाहे वो प्रिंसिपल के तौर पे काम कर रहा हो, है ना। तो अगर वो इस शर्त पे दे दिया जाता है कि भाई आप जो है प्रोसिक्यूशन के विटनेस बन जाएंगे एंड यू विल गिव एविडेंस अगेंस्ट द अदर, उस व्यक्ति का एविडेंस लेने के ऑब्जेक्ट से जो है आप क्या करते हैं? उसको पार्डन का ऑफर देते हैं। नाउ इफ दिस पर्सन एक्सेप्ट दिस ऑफर, अगर ये व्यक्ति इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो प्रोसिक्यूशन विटनेस के तौर पे एग्जामिन किया जाएगा और फिर उसको छोड़ दिया जाएगा अगर वो कंप्लाई करता है। अगर बाद में ये पता लगा कि भाई वो कंप्लाई ही नहीं कर रहा है, आपने तो पार्डन दे दिया था लेकिन उसने मटेरियल फैक्ट्स को छुपा लिया या गलत जानकारी कोर्ट के अंदर दी है, तो ऐसे में उसका ट्रायल किया जाएगा। पार्डन जरूर दे दिया था पहले, अभी उसका ट्रायल करेंगे क्योंकि उसने कंडीशंस के साथ कंप्लाई नहीं किया जो कंडीशंस पे उसको पार्डन दिया गया था। ना द क्वेश्चन कम्स, कौन दे सकता है? तो मैंने बोला सीजेएम है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, ये लोग पार्डन दे सकते। कौन से केसेस में देंगे? तो 2 केसेस हैं। अगर वो केस जो है एक्सक्लूसिवली सेशन कोर्ट के द्वारा ट्रायबल है या फिर स्पेशल जज के द्वारा ट्रायबल है, स्पेशल जज का केस है या फिर सेशन कोर्ट का केस है, तो वहां पर जो है पार्डन दिया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर उस ऑफेंस की, जिस ऑफेंस के रिगार्डिंग आप पार्डन दे रहे हो, सजा जो है 7 साल या उससे ज्यादा है, 7 साल या उससे ज्यादा है, भाई ज्यादा सीरियस ऑफेंसेस है, वहां पर आपको एविडेंस की जरूरत पड़ रही है, तो ऐसे केसेस में बोला गया है। तो सीजेएम है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, ये लोग पार्डन दे सकते हैं। अब अगर कमिटल हो गया, कमिटल का मतलब क्या? मैजिस्ट्रेट साहब ने कॉग्निजेंस लिया, कॉग्निजेंस लेने के बाद में सेशन कोर्ट बात पहुंच गई, तो भाई फिर सेशन कोर्ट के पास भी पावर आ जाएगी किसकी? पार्डन देने की। तो सेशन कोर्ट की पावर कब से स्टार्ट होगी? कमिटल के बाद, क्योंकि कमिटल के पहले तो उनके पास केस है ही नहीं, तो कमिटल से उनकी पावर स्टार्ट हो जाएगी सेशन कोर्ट की। वो सेशन कोर्ट जो है कमिटल के बाद दे सकते हैं पार्डन, टेंडर ऑफ पार्डन दे सकते हैं। कब तक देंगे? तो एनी टाइम बिफोर पासिंग जजमेंट, जजमेंट के पास करने से पहले। अब बात आती है तो भाई मैजिस्ट्रेट जो कोर्ट ऑफ सेशन हैं वो कब एक्सरसाइज कर सकते हैं टेंडर ऑफ पार्डन को? नाउ द क्वेश्चन कम्स कि भाई ये जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की आप बात कर रहे हैं या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं, ये लोग कब पार्डन दे सकते हैं? तो बोला गया चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर भी, इंक्वायरी की स्टेज पर भी और ट्रायल की स्टेज पर भी क्या कर सकते हैं? टेंडर ऑफ पार्डन दे सकते हैं। तो भाई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वो इन्वेस्टिगेशन को छोड़कर के बाकी हर एक स्टेज पर पार्डन दे सकते हैं, नॉट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। अब जो मैंने बताऊं आपको, जो मैंने आपको बातें बता दी यहां पर, ये सारी बातें अगर आपने समझ ली हैं तो एक तरीके से आपने 343, 344, 345 कंप्लीटली कवर कर लिया है। आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन। तो टेंडर ऑफ पार्डन क्या है? क्या ये बात आपको समझ में आई अभी कि भाई 2 अपराधी हैं, 3 अपराधी हैं, 4 अपराधी हैं, उनमें से हमने एक को ये ऑफर दे दिया कि भाई हम तुम्हें माफ कर देंगे, हम तुम्हें पार्डन दे देंगे, तुम क्या करो, सारे की सारी बातें बिल्कुल सही तरीके से बताओ, एविडेंस दो इनके अगेंस्ट,
प्रोसिक्यूशन के विटनेस बन जाओ, तो ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर होगा, कौन देगा ये क्लियर होगा, किसको दिया जाएगा ये क्लियर होगा, कौन से ऑफेंसेस में दिया जाएगा वो भी बात मैंने बता दिया। जिनका ट्रायल एक्सक्लूसिवली कोर्ट ऑफ सेशन या स्पेशल कोर्ट करता है, स्पेशल जज जो है वो करता है, या फिर जिनमें सजा 7 साल से ऊपर है। अब इसी से रिलेटेड 343, 344, 345 तीनों प्रोविजंस डाले गए। आपको जो बात मैंने अभी बताई पार्डन को लेकर के कि है क्या आखिर ये, इसको लेकर के कोई डाउट बताओ जरा, इज देयर एनी डाउट अबाउट इट? कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? तो 2-4 बातें आप जो है लिख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको सेक्शन पर लेके चलता हूं और बता दूंगा आपको सेक्शन के बारे में। ठीक, सेक्शन 343 टू 346, 343, 340, 346 नहीं 345 तक, 43, 44, 45 deals with tender of pardon to accomplice, tender of pardon to accomplice, pardon to accomplice. The main objective of granting pardon to an accomplice is to obtain evidence, of any person who is supposed to have been directly or indirectly concerned in commission of an offense, जो किसी ऑफेंस के कमीशन में क्या है, कंसर्न्ड है, उस व्यक्ति के एविडेंस को लेने के लिए, उससे एविडेंस को लेने के लिए क्या करते हैं आप, पार्डन देते हैं। देखिएगा, आफ्टर पार्डन इज ग्रांटेड, the person becomes approver बन जाता है। वो किसके अगेंस्ट अब एविडेंस देगा, अपने साथियों के अगेंस्ट, बाकी के साथियों के, अप्रूवर बन गया है, बिकम्स अप्रूवर एंड अ प्रोसिक्यूशन विटनेस, although section 343 to 346 should be read with section 138 and section 119 illustration B, 138 and section 119 illustration B of भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब क्यों मैंने ये बात बताई, मैं आपको बताता हूं उस बात के बारे में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, देखिए अकम्प्लिस के एविडेंस की क्या वैल्यू होती है। जो अकम्प्लिस होता है, अकम्प्लिस मतलब जो साथी जो अपराध में शामिल रहा है, उसके एविडेंस की वैल्यू क्या होती है, इसकी चर्चा आपकी 138 में करी गई है। प्रीवियसली इट यूज्ड टू बी आई गेस 133, और वहां पर फिर बात आती थी निकल करके तो जो अकम्प्लिस का एविडेंस होता है वो ट्रस्ट वर्दी होता है। हिज अनकॉरोबोरेटेड टेस्टिमनी कैन बी एक्टेड अपॉन, अगर उसकी टेस्टिमनी जो है वो अनकॉरोबोरेटेड है, उसके ऊपर भी आप जो है विश्वास रख के काम कर सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ था पहले। और इस वजह से हमें सेक्शन 119 का, जो पहले 114 हुआ करता था,
114 हुआ करता था, उसका जो इलस्ट्रेशन बी है वो हमें देखना पड़ता था। और वहां पर लिखा हुआ है कि यदि कोई अकम्प्लिश टेस्टिमनी देता है तो नेसेसरली है कि उसको कॉरॉबरेट किया जाए, दूसरे एविडेंस से उसको संपुष्ट किया जाए, तभी उसके बाद ही आप जो है ऐसी टेस्टिमनी पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि भाई वो तो खुद अपराधी है, उसकी टेस्टिमनी पर ऐसे सीधा विश्वास कैसे कर। तो एक कॉन्ट्रडिक्शन हुआ करता था पहले दोनों ही प्रोविजंस में। तो अभी जो आपका 138 आपको बीएनएस के अंदर देखने को, वो बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत देखने को मिलता है। नाउ इट इज इन लाइन विद दी सेक्शन 119 इलस्ट्रेशन बी। अब दोनों ही जगह ये बात लिखी हुई है कि आपको अगर अकम्प्लिस की टेस्टिमनी को विश्वास करना है तो कोरॉबरेशन जो है पहले देखना पड़ेगा। कोरॉबरेशन जरूरी है, मतलब दूसरे साक्ष्य जो हैं उसकी ऐसी टेस्टिमनी को क्या कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। तो एविडेंसरी वैल्यू क्या होती है वो 138 119 में लिखा हुआ है, और उसको लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, उसको किस किस पर्पस के लिए लिया जा रहा है, मतलब टेंडर ऑफ पार्डन जो दिया जा रहा है वो इस पर्पस के लिए दिया जा रहा है कि एविडेंस लिया जाए, और एविडेंस की वैल्यू क्या है वो वहां लिखी हुई है। कहां, भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 138 119 इलस्ट्रेशन बी। वो डील करता है कि ऐसे कंप्लेस की एविडेंस जब ले लिया गया है इसकी वैल्यू क्या है। कोरॉबरेशन जो है जरूरी है। कोरॉबरेशन मतलब एक एविडेंस दिया उसको सपोर्ट करता हुआ दूसरा एविडेंस दिया गया, उसको बोलते हैं द एविडेंस इज कोरॉबरेटिंग। इसलिए मैंने बोला कि जब भी आप 343 344 या 345 की बात करेंगे तो फिर बात होगी साथ ही साथ सेक्शन 138, बिकॉज 138 विल डील विथ कि आखिर ये एविडेंस की वैल्यू क्या है। एविडेंस तो आपने ले लिया, नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ इट, हाउ इट विल बी यूज्ड, है ना, ये वहां पर डील करा गया है। कोई डाउट इस चीज को लेकर के, जो लास्ट सेंटेंस लिखा आपने उसको लेकर के कोई डाउट बताइए जरा। बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे लिखिएगा जरा इसी में। कहाँ तक लिया, लास्ट एक बार लाइन मुझे बता दीजिए। 119 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लिखिएगा, इसके बाद लिखिएगा so long as the prosecution does not certify that accused has या accomplice has failed to comply with the conditions of pardon condition of pardon conditions of pardon, he continues to be a witness, he continues to be prosecution witness, otherwise he will be tried for the offense of which he appears to be guilty, and also for giving false evidence, full stop. In case of compliance of conditions of pardon,
in case of compliance of conditions of pardon, case of compliance of condition of pardon, he ceases to be an accused. He ceases to be an accused or stands discharged as an accused. He ceases to be an accused or stands discharged as an accused. फिर लिखिएगा नीचे, in what offenses tender of pardon may be given. What offenses, ठीक है, in what offenses भी लिख लेंगे तब भी आपको ध्यान रखेगा. फर्स्ट लिखिएगा कि offenses triable exclusively, offenses triable exclusively by court of session. Second, triable by special judge, triable by special judge. Next, offenses with imprisonment up to 7 years. अप टू 7 ईयर्स मत लिखिए, इन विच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर्स. अप टू 7 ईयर्स में तो 1, 2, 3 साल वाले दिए जाएंगे, जिनमें 7 साल तक की सजा होती है और या उससे ज़्यादा सजा होती है. ठीक है, 7 ईयर्स और अपवर्ड्स, ऐसा लिख लेना, 7 ईयर्स और अपवर्ड्स. सेवन ईयर्स और अपवर्ड्स. ठीक है. Who may give tender of pardon, ऐसा लिखना, who may give tender of pardon. सबसे पहला लिखना चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट CJM ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल. ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल. कॉमा में लिख सकते हैं at any stage of investigation, inquiry or trial. फिर लिखेंगे JMFC जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास at any stage of inquiry or trial. At any stage of inquiry or trial. फिर लिखेंगे कोर्ट ऑफ सेशन आफ्टर कमिटल एंड बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट. आफ्टर कमिटल एंड बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट. ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत बताइए ज़रा, परेशानी कोई, ये बातें सारी समझने में. भाई सेशन कोर्ट के पास ऑब्वियस सी बात है कि आप जो है, आपका रोल स्टार्ट होता है जब आपके पास कमिट हो जाता है केस. कमिट हो गया, इसके बाद बिल्कुल आपके पास अपॉर्चुनिटी है, मौका है कि आप टेंडर दे सकते हैं. अगर ये देखिए, अब यहाँ पे समझिएगा ज़रा, अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या CJM इंक्वायरी के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान, JMFC इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो नहीं, लेकिन CJM मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन के दौरान पार्डन दे देते हैं. अब पार्डन दे दिया तो ध्यान रखना है, तुरंत के तुरंत आपको केस कमिट कर देना है. केस क्या करोगे? कमिट करोगे, क्योंकि केसेस एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट होगा. आप उसको क्या कर दोगे? कमिट कर दोगे. और अगर 7 ईयर्स वाले ऑफेंस से वो पनिशेबल है, तो ऐसे केसेस में अगर मैजिस्ट्रेट साहब ने, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब ने क्या लिया है, कॉग्निजेंस लिया, या इंक्वायरी के दौरान वो क्या करते हैं, टेंडर करते हैं,
तो ऐसे कंडीशन में वो केस को मेक ओवर कर देंगे, पहुंचा देंगे किसके पास में, सीजेएम साहब के पास में। अब ये सारी बातें जो है एक एक करके सेक्शंस में लिखी हुई हैं, सारी बातें लगभग मैंने जो मेजर बातें हैं वो मैंने आपको लिखा भी दी हैं। ठीक है, देखिएगा ज़रा 343, 44, 45 देखिए ज़रा। टेंडर ऑफ पार्डन विद अ व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग, देखो ऑब्जेक्ट क्या है, व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग एविडेंस ऑफ एनी पर्सन, इसका एविडेंस ऑफ एनी पर्सन supposed to have been directly or indirectly concerned or privy to an offense to which this section applies। मतलब अकम्प्लिस की बात हो रही है। ये कौन है, अकम्प्लिस ही तो होगा, someone who is party to a crime, उसी को तो अकम्प्लिस बोलते हैं। The chief judicial magistrate at any stage of investigation, inquiry or trial। और जो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो कब, एट एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। देखो सीजेएम साहब के लिए, देखो मैं सीजेएम साहब का अलग कलर से आपके लिए मार्क कर देता हूं। सीजेएम साहब देखो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, और जो आपके फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट हैं, ही इज ड्यूरिंग इंक्वायरी और ट्रायल, क्या कर सकते हैं, दे मे टेंडर अ पार्डन टू सच पर्सन ऑन अ कंडीशन, कंडीशन क्या रखेंगे आप, making a full and true disclosure of the whole circumstances within his knowledge relative to offense and every other person concerned whether as a principal or abater in the commission thereof। सभी के रिगार्डिंग क्या करेंगे, जो भी उनको जानकारियां हैं तो सारी की सारी जानकारियां दे देंगे एविडेंस के तौर पे। इज दिस क्लियर? मेरे समझ से ये सारी बातें जो है हमने समझ ली हैं, लिख भी ली हैं। चलिए कौन से ऑफेंसेस पर अप्लाई होता है तो मैं आपको बता चुका हूं, ऑफेंसेस ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय कोर्ट ऑफ सेशन और बाय स्पेशल जज। जो ऑफेंसेस में सजा कहां तक होती है, 7 साल या उससे ज़्यादा, वहां पर ये अप्लाई होता है। ठीक है, जब भी आप टेंडर करेंगे पार्डन, एवरी मैजिस्ट्रेट हु टेंडर्स अ पार्डन, क्या करेंगे आप, आपके रीजंस लिखेंगे कि आप आखिर आपने ऐसा क्यों करा है। आपने जब टेंडर किया तो क्या वो टेंडर जो है, ऑफर जो है, वो एक्सेप्ट किया गया आप किसी व्यक्ति के द्वारा जिसको वो दिया गया था। ठीक है, एंड शेल ऑन एप्लीकेशन ऑफ द अक्यूज्ड, और अगर कोई भी अक्यूज जो है एप्लीकेशन लगाता है, फर्नेस हिम विद अ कॉपी ऑफ सच रिकॉर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। अक्यूज चाहे तो एप्लीकेशन लगा करके ऐसे रिकॉर्ड की फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी भी रिसीव कर सकता है, जहां पर रीजंस वगैरह लिखे जाते हैं, जो पार्डन दी जाती है वो एक्सेप्ट की गई या नहीं की गई, ये भी आपको जहां पे लिखा गया है। अब जो भी व्यक्ति देखिए एक्सेप्ट करेगा पार्डन, उसकी क्या ड्यूटीज होगी, उसका क्या इफेक्ट होगा, ही शैल बी एग्जामिन्ड एज अ विटनेस, उसको एक विटनेस के तौर पे एग्जामिन किया जाएगा, टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ट्रायल, टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस एंड इन द सब्सिक्वेंट ट्रायल ऑफेंस, शैल अनलेस ही इज ऑलरेडी ऑन बेल, अगर वो बेल पर नहीं है तो उसको कस्टडी में तब तक रखा जाएगा जब तक कि ट्रायल खत्म ना हो जाए। Next, where a person has accepted tender of pardon under subsection 1 and has been examined subsection 4, the magistrate taking cognizance shall without making any further inquiry into the case। जहां पर आपने जो है कॉग्निजेंस लिया और आपने सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 4 में, सबसेक्शन 1 में आपने टेंडर दिया था, उसने टेंडर एक्सेप्ट कर लिया, उसको एग्जामिन किया जा चुका है प्रोसिक्यूशन विटनेस के तौर पे, तो आप बिना आगे कोई इंक्वायरी नहीं करेंगे, आप केस को क्या कर देंगे, कमिट कर देंगे, कमिटेड फॉर ट्रायल। कमिट किसको करेंगे, या तो कोर्ट ऑफ सेशन को करेंगे, या तो कोर्ट ऑफ सेशन को करेंगे या स्पेशल जज के कोर्ट को करेंगे, कमिट कर देंगे। और जहां पर कमिट नहीं करना है, अगर वो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट नहीं है, तो किसके पास पहुंचा देंगे, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास पहुंचा देंगे, जो कि खुद ही उस केस को ट्राई करेगा। अपने पास केस को नहीं रखना है। टेंडर ऑफ पार्डन आपने दिया है, यू विल नॉट कीप द केस विद यू। अच्छा, आप बोलेंगे सीजेएम साहब भी तो क्या करते हैं, टेंडर करते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो केस को कमिट करेंगे हमेशा। इफ द सीजेएम टेंडर्स अ पार्डन, इफ सीजेएम टेंडर्स द पार्डन, ही शैल ऑलवेज कमिट द केस, ही शैल ऑलवेज कमिट द केस। कहां से ये बात निकल करके आती है, मैं आपको दिखा देता हूं, देखिएगा जरा। कमिट इट फॉर ट्रायल
if the magistrate taking cognizance is the chief judicial magistrate. अगर टेंडर करने वाला, कॉग्निजेंस लेने वाला मैजिस्ट्रेट चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, तो फिर जो ट्रायल का कमिटल है वो करना बिल्कुल बेहद जरूरी है, चाहे वो एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय मैजिस्ट्रेट हो या नहीं, ठीक है। लेकिन अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने कॉग्निजेंस लिया और वो एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय सेशन कोर्ट है, तो आप जो है कमिट कर देंगे। अगर वो एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय सेशन कोर्ट नहीं है, तो फिर आप सीजेएम साहब को मेक ओवर करेंगे। जो सीजेएम को होता है केस, वो मेक ओवर कहलाता है, ट्रांसफर करना सीजेएम को, मेकिंग ओवर ऑफ केस। इज दिस क्लियर? यहां तक बताइए, मुझे कोई डाउट है क्या? जो बात मैंने आपको अभी अभी बताई है, डू यू थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम विद दैट? इज देयर एनी प्रॉब्लम? देयर इज नो प्रॉब्लम। चलिए, कमिटल की सारी बातें याद रहेंगी ना, ठीक है। अब देखिए जरा, अब कमिट कर दिया, मान लीजिए कॉग्निजेंस लेने के पहले ही टेंडर पार्डन नहीं किया गया, पार्डन जो है वो टेंडर नहीं किया गया, ऑफर नहीं दिया गया पार्डन करने का। केस आ गया सेशन कोर्ट में, कमिटल हो चुका है, सेशन कोर्ट में केस आ गया, तो क्या सेशन कोर्ट में सेशन जज जो है, क्या वो कभी भी पार्डन नहीं दे सकता है? वेदर ही कैन नॉट मेक ऑफर टू पार्डन समवन? ऐसा करना तो बड़ा ही गलत हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में बोला गया कि जब कमिटल हो गया है, तो कमिटल से जजमेंट देने के पहले कभी भी, कमिटल के बाद और जजमेंट से पहले कभी भी जो है सेशन कोर्ट क्या कर सकता है? पार्डन दे सकता है। देखो यही लिखा है, एट एनी टाइम आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ अ केस बट बिफोर judgment is passed, the court to which commitment is made may, with a view to obtaining at trial the evidence of any person supposed to have been directly or indirectly concerned or privy to such offence, tender a pardon on the same condition to such person. Same condition कौन सी? कि आप सारी की सारी जो है बातें ट्रू, फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर यहाँ पे करेंगे, फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर जो है पूरे केस का यहाँ पर करेंगे, ठीक है। अब अगर ये व्यक्ति कंडीशन, किस कंडीशन पे करा गया? फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर करना है। प्रोसिक्यूशन बताता है साहब इसने फुल डिस्क्लोजर नहीं किया, कुछ फैक्ट्स को छुपाया, या ट्रू डिस्क्लोजर नहीं करा, कुछ बातें गलत बताई हैं, तो ऐसे में उसको बोला जाएगा ही इज नॉट कंप्लाइंग विद द कंडीशंस ऑफ पार्डन। और जहां पर आप कंडीशंस ऑफ पार्डन से कंप्लाई नहीं करोगे, तो फिर अब आपका ट्रायल जो रुक गया था, आप अक्यूज होना बंद हो गए थे, आपका फिर से ट्रायल चालू हो जाएगा। और साथ ही साथ अब तो इस बात के लिए भी ट्रायल लगेगा, इस बात के लिए भी आपका ट्रायल होगा कि आपने फॉल्स एविडेंस दिया। अब मुझे बताओ जरा, जहां पर भी फॉल्स एविडेंस दिया जाता है, यहां पर भी फॉल्स एविडेंस दिया जाता है, कोर्ट के अंदर अगर आप फॉल्स एविडेंस देते हो, तो उसका कॉग्निजेंस कैसे लिया जाता है? कोई भी बताए जरा। इफ एनी पर्सन गिव्स अ फॉल्स एविडेंस बिफोर द कोर्ट, कैसे उसके खिलाफ प्रोसेस शुरू होगी? जाकर के पुलिस स्टेशन में एफआईआर करोगे? क्या होगा? जैसे एक व्यक्ति ने चोरी करी, आप क्या करते हो? जाकर के एफआईआर रजिस्टर करा देते हो। अगर किसी व्यक्ति ने कोर्ट में फॉल्स एविडेंस दिया, तो फिर कैसे प्रोसीड करोगे? कौन बताएगा? मंतशा, अनम्यूट योरसेल्फ। इतना क्या समय लग रहा है म्यूट करने में? मानसी, कोई भी अनम्यूट ही नहीं कर पा रहा। आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? पढ़ाई नहीं हो रही है। जब हम लिमिटेशन ऑन टेकिंग कॉग्निजेंस पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोर्ट में आप फॉल्स एविडेंस देते हो, फैब्रिकेटेड एविडेंस देते हो, तो इसके रिगार्डिंग वो कोर्ट ही एम्पावर्ड है कि वो कंप्लेंट कर सकता है, या उसका सुपीरियर कोर्ट जो है वो कंप्लेंट कर सकता है।
किसी और की कंप्लेंट पे ऐसे केस का कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा, कंप्लेंट पे लिया जाएगा और कंप्लेंट जो है उस कोर्ट द्वारा की जाएगी जहां पर ऐसा एविडेंस दिया गया है, या फिर सुपीरियर कोर्ट के द्वारा वो कंप्लेंट करी जाएगी, सेक्शन 215, और उसका प्रोसीजर दिया है 379 में। पढ़ ही नहीं रहे आप लोग बिल्कुल से, ऐसे चलेगा काम? अनम्यूट भी नहीं कर पा रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है मानसी? अब अनम्यूट करो जरा। हाँ, क्या पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही है क्या? लेक्चर्स अकेले दे रहे हैं, लेक्चर के बाद क्या बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती? 1 घंटे भी पढ़ने नहीं बैठते हो आप लोग? यहाँ से तो ऐसे ही दिख रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ तो है नहीं कि जो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं, केवल याद रखने वाली। मैं तो सेक्शन नंबर भी नहीं पूछता हूँ आपसे। अब आपको यही पता ना रहे कि चोरी हुई है तो FIR जा करके लिखाना है, तो फिर क्या मतलब है लॉ परस्यू करने का, बताओ? इतना तो किसी भी व्यक्ति को पता है कि भाई कोई ऑफेंस हो गया तो पुलिस के पास में जाना है और FIR रजिस्टर करानी है। वेरी वेरी बेसिक। ऐसे पढ़ाई हो जाएगी क्या अंतशा? क्या नहीं सुन पाई थी? फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स यू विल ऑल पुट अप ऑन योर कैमराज ऑल्सो, ठीक है? कल से सब लोग अपने कैमरा भी ऑन करके रखेंगे, माइक अनम्यूट करके रखेंगे, कैमराज ऑन करके रखेंगे। इट माइट बी अ सिचुएशन टुडे कि आप लोग हाँ आज हो सकते हो कहीं पे भी बैठे हो। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स यू विल ऑल पुट अप ऑन योर कैमराज, है ना? सबके सब लोग जहाँ पे भी हो, तो बी एट अ प्लेस जहाँ पे आप क्लास अटेंड कर सकें। कहीं पर भी बैठ कर के क्लास अटेंड नहीं करनी है। And it's not like the situation that I do not receive calls between the class. There are calls. और मैं इजीली एक्सेप्ट कर सकता हूँ, मुझे तो आपको केवल अनम्यूट ही करना है, अपने आप को म्यूट ही करना है, फ़ोन अलग पड़ा हुआ है तो फ़ोन को उठाना ही है। बट आई डू नॉट रिसीव कॉल्स ड्यूरिंग द क्लास। द सेम गोज़ विद यू ऑल्सो, कि आप भी अटेंड ना करो कम से कम। ये बात याद रहेगी कल से। यू विल ऑल पुट अप ऑन योर कैमराज, ठीक है? हाँ ना, कुछ तो कुछ भी नहीं। वेरी वेरी बेसिक, बिल्कुल नहीं पढ़ाई हो रही है, ऐसे कैसे चलेगा? What I was telling. देखिए ज़रा सेक्शन 345 को देखिए। द पर्पस फॉर विच द पार्डन वॉज गिवन, द ऑफर ऑफ पार्डन वॉज गिवन इज टू ऑब्टेन एविडेंस, कि आप सारी की सारी सही जानकारी देंगे कोर्ट के सामने, पूरा एविडेंस बताएंगे जो भी आपकी नॉलेज में है, आपकी सब जानकारी देंगे। और अगर आप इस कंडीशन से कंप्लाई नहीं करोगे तो जिस ऑफेंस के लिए आपको अक्यूज से फ्री कर दिया गया था,
यू आर पुट इन द कैटेगरी दैट यू आर नॉट अक्यूज्ड, आपको दोबारा से उस ऑफेंस के लिए ट्राई किया जाएगा। और साथ ही साथ और दूसरा ऑफेंस भी अगर पता लगता है, उन ऑफेंसेस के लिए भी ट्राई किया जा सकता है। और साथ ही साथ आपको इस ऑफेंस के लिए भी ट्राई किया जाएगा कि आपने कोर्ट के अंदर फॉल्स एविडेंस दिया, फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस। बस एक दो बातें याद रखनी है कि इस व्यक्ति का ट्रायल अब बाकी लोगों के साथ में नहीं चलेगा। हो सकता है जब शुरुआत में आपने ट्रायल स्टार्ट किया हो तो एक जॉइंट ट्रायल चल रहा हो, क्योंकि सारे के सारे लोग इन्वॉल्व थे एक साथ, हम वो जान चुके हैं। देयर कैन बी जॉइंट ट्रायल, पीपल कैन बी जॉइंटली चार्ज्ड एंड दे कैन बी ट्राइड जॉइंटली, है ना। तो अब उनके साथ आपका ट्रायल नहीं होगा। और उसी के साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि 215 जो डील करता है कि भाई जो कोर्ट है, जिस कोर्ट में आपने फॉल्स एविडेंस दिया है वही कंप्लेनेंट बनेगा, ये बात अब लागू यहां पर नहीं होगी। 215379 जो है वो अप्लाई नहीं करेगा वैसे केस में। ऐसे केस में आपको सैंक्शन कहां से लेनी पड़ेगी? हाई कोर्ट से। ऐसा नहीं लिखा था 215 में कि हाई कोर्ट की सैंक्शन की जरूरत पड़ेगी यहां पर, लेकिन सैंक्शन हाई कोर्ट से लेनी पड़ेगी ऐसे ट्रायल के लिए कि फॉल्स एविडेंस दिया है। और दूसरे ट्रायल के लिए नहीं, फॉल्स एविडेंस के ट्रायल के लिए आपको हाई कोर्ट के सैंक्शन की जरूरत लगेगी। देखिए जरा, वेयर इन रिगार्ड टू अ पर्सन हु हैज एक्सेप्टेड टेंडर, आपने टेंडर जो है, ऑफर जो है एक्सेप्ट कर लिया है। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर सर्टिफाइज, पब्लिक प्रोसिक्यूटर सर्टिफिकेट देता है, सर्टिफाई करता है, दैट इन हिज ओपिनियन, कि उसके ओपिनियन से ईदर बाय विलफुली कंसीलिंग, देयर इज विलफुल कंसीलमेंट ऑफ एनीथिंग एसेंशियल, और बाय गिविंग फॉल्स एविडेंस, दोनों तरीकों से। या तो इसने विलफुली कंसील किया है इंफॉर्मेशन को, किसी एसेंशियल इंफॉर्मेशन को, या फिर फॉल्स एविडेंस दिया है और इस वजह से he has not complied with the condition on which tender was made। जिन कंडीशंस पर, जिन शर्तों पर उसको ये ऑफर दिया गया था, उसने इस वजह से उन शर्तों का जो है पालन नहीं किया। he is not complied with the conditions for two reasons। या तो उसने कंसील कर लिया, जानकारी पूरी नहीं दी, या फिर उसने फॉल्स एविडेंस दे दिया। such person may be tried for the offense for which the pardon was so tendered। जिन ऑफेंसेस के लिए उसको पार्डन दिया गया था वो ऑफेंस के लिए, और साथ ही साथ एनी अदर ऑफेंसेस ऑफ विच ही अपीयर्स टू हैव बीन गिल्टी इन कनेक्शन विद द सेम मैटर, उसी मैटर के रिगार्डिंग और दूसरे ऑफेंसेस जो निकल करके आते हैं उनका ट्रायल, और साथ ही साथ एंड ऑल्सो द ऑफेंस ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस, सभी के लिए उसको क्या किया जाएगा? ट्राई किया जाएगा। ही मे बी ट्राइड, सच पर्सन मे बी ट्राइड फॉर ऑफेंस जिसके लिए पार्डन दिया गया, ऑफेंस जो कि अपीयर होता है और दूसरा ऑफेंस निकल करके आता है उसी सेम मैटर से, और साथ ही साथ तीसरा ऑफेंस फॉल्स एविडेंस देने का। उसके बाद शर्त यह है कि सच पर्सन शैल नॉट बी ट्राइड जॉइंटली, उसका जॉइंट ट्रायल बाकी लोगों के साथ अब नहीं चलेगा। आगे देखिए, शैल नॉट बी ट्राइड फॉर ऑफेंस गिविंग फॉल्स एविडेंस, फॉल्स एविडेंस देने के लिए उसका ट्रायल नहीं होगा एक्सेप्ट विद दी सैंक्शन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की सैंक्शन लगेगी फॉल्स एविडेंस का ट्रायल करने के लिए। एंड नथिंग इन कंटेन्ड इन सेक्शन 215379 शैल अप्लाई टू दैट ऑफेंस। इज दिस क्लियर? देखिएगा आगे, एनी स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन एक्सेप्टिंग द टेंडर ऑफ पार्डन एंड रिकॉर्डेड बाय मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 183 और सबसेक्शन 4 ऑफ 343। भाई 183 का क्यों? क्योंकि वहां पर भी आपके पास इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये क्या होता है, ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप क्या कर सकते हैं, टेंडर ऑफर कर सकते हैं। और जब टेंडर ऑफर करते हैं तो 183 में आप कन्फेशन रिकॉर्ड करते हैं, साथ ही साथ स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जब आप ये करेंगे, जहां पे आपने रिकॉर्ड किया है, चाहे वो 343 के सबसेक्शन 4 में उसका एग्जामिनेशन करके रिकॉर्ड किया है या फिर उसका कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था, इट कैन बी गिवन एज एविडेंस अगेंस्ट हिम एट सच ट्रायल। जब उसका ट्रायल हो रहा है, जहां पे नॉन कंप्लायंस की वजह से अब उसका ट्रायल हो रहा है, ऐसे ट्रायल में इस डॉक्यूमेंट को, जहां पर उसके स्टेटमेंट को लिखा गया था या एग्जामिनेशन को लिखा गया था, इसको एविडेंस के तौर पे दिया जा सकता है।
एट सच ट्रायल अक्यूज शैल बी एंटाइटल्ड टू प्लीड, अक्यूज के पास ये राइट होगा कि वो ये प्लीड कर सके कि भाई उसने कंप्लायंस किया है, उसने पालन किया था कंडीशंस का। और ऐसे केस में ये प्रोसिक्यूशन के ऊपर होगा कि प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा कि उसने जो है कंडीशंस को कंप्लाई नहीं किया है। ही कैन प्लीड दैट आई हैव कंप्लाइड विद द कंडीशंस। तो फिर प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा कि भाई इसने कंप्लायंस नहीं किया है। किसको प्रूव करना है? प्रोसिक्यूशन को। ठीक है। एट सच ट्रायल इफ इट इज कोर्ट ऑफ सेशन बिफोर द चार्ज इज रेड आउट एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज, चार्ज रेड आउट करने से पहले, और अगर वो मैजिस्ट्रेट का कोर्ट है तो एविडेंस, विटनेस का एविडेंस लेने से पहले अक्यूज से पूछा जाएगा वेदर ही प्लीड्स दैट ही हैज कंप्लाइड विद द कंडीशन ऑन विच द टेंडर ऑफ पार्डन वाज मेड, कि उसने कंप्लायंस किया या नहीं किया, ये पूछा जाएगा उससे। कब पूछा जाएगा? सेशन कोर्ट में चार्ज फ्रेम करने से पहले और मैजिस्ट्रेट ट्रायल में, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में कहां, कब? विटनेस का एविडेंस लेने से पहले। ठीक है, चलिए जरा फिफ्थ, इफ द अक्यूज डज सो प्लीड, और अगर अक्यूज ये प्लीड करता है कि उसने कंप्लाई किया है, द कोर्ट शैल रिकॉर्ड प्ली, कोर्ट क्या करेगा? प्ली को रिकॉर्ड करेगा और ट्रायल के साथ प्रोसीड करेगा। एंड इट शैल बिफोर पासिंग द जजमेंट इन द केस find whether or not the accused has complied with the conditions of the pardon, and if it finds that he has so complied, it shall, notwithstanding anything contained in this संहिता, pass the judgment of acquittal। भाई आपके पास केस आया, आपने प्ली रिकॉर्ड करी कि भाई उसने जो अक्यूज्ड है, अकम्प्लिश है, ये बोल रहा है कि उसने कंडीशन को कंप्लाई किया है। आप ने ट्रायल स्टार्ट करा, आप ट्रायल में ये जरूर पता लगाएंगे, जब जजमेंट पास करेंगे तो जजमेंट के अंदर ये लिखेंगे कि उसने कंप्लाई किया है या नहीं किया है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, जहां पर आपको ये पता लगता है कि इसने कंप्लाई कर लिया है, वहां पर आप एक्विटल का जजमेंट पास करेंगे। ध्यान से समझने वाली बात है। यहां पर फिर आप ये नहीं देखेंगे कि उसने ये अपराध किया है नहीं किया है, आपको केवल ये देखना है कि उसने कंप्लाई किया या नहीं किया। अगर प्रोसिक्यूशन हैज फेल्ड टू शो दिस और द डिफेंस हैज शोन कि ही हैज कंप्लाइड विद द कंडीशंस, आप एक्विटल का जजमेंट रिकॉर्ड करेंगे। माइंड इट, आप बाकी चीजों पर नहीं जाएंगे कि उसने ऑफेंस कमिट किया है नहीं किया है, जबकि ट्रायल सभी का है। देखो ट्रायल किस किस बात का है, मैंने बताया, वो ऑफेंस जिसके लिए उसको पार्डन दिया गया, दूसरे ऑफेंसेस जो अपीयर होते हैं सेम मैटर पे, तीसरा ऑफेंस फॉल्स एविडेंस देने का। तीनों पर आप कोई बातें नहीं बोलेंगे। अगर आपको यह पता लगता है ही हैज कंप्लाइड विद द कंडीशंस, यू विल रिकॉर्ड द जजमेंट ऑफ एक्विटल। आप एक्विटल का ऑर्डर पास करेंगे। जबकि जहां पर वो पार्डन एक्सेप्ट कर रहा था, पार्डन एक्सेप्ट कर रहा था, और पार्डन एक्सेप्ट करने के बाद वो प्रोसिक्यूशन विटनेस बनकर के आ रहा था, तो उसको जनरली डिस्चार्ज किया जाता है, उसको अक्यूज्ड की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है। लेकिन अगर आपने एक बार ये बोल दिया, प्रोसिक्यूशन ने ये सर्टिफाई कर दिया, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर ने ये सर्टिफिकेशन दे दिया कि उसने कंप्लायंस नहीं कराया, और उसके बाद ट्रायल स्टार्ट होता है और ट्रायल में पता लगता है कि ही हैज कंप्लाइड विद द कंडीशंस, तो फिर वो सीधा एक्विटल की तरफ जाएगा। इज दिस क्लियर? इतनी बातें याद रहेंगी आपको या नहीं रहेंगी, बताइए जरा। क्लियर है सभी को या नहीं?